दिल में ज्वाला, नैनों में चिंगारी लिए हुए, ममता त्याग समर्पण की तैयारी लिए हुए, दुनिया वालों रास्ता दो, वो सामने देखो आती है, अपनी हिम्मत अपना हौसला नारी लिए हुए। नमस्कार, देवादिदेव अर्धनारीश्वर भगवान भोलेनाथ की धरती से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और समझदार तो आप हैं ही, समझ ही गए होंगे इशारा कि आज विषय क्या है। जी हाँ, विषय है महिला दिवस और नारी के सशक्तिकरण का। तो आज इस विषय पे अपने ज्ञान को विस्तार देंगे, समझेंगे कि एक सहज सृजनशील व्यक्तित्व के साथ सशक्त महिला तक के सफ़र को नारी ने किस रूप में तय किया और कहाँ तक तय किया। और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो विदुषी महिलाएं, जिनसे आपका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर श्वेता प्रसाद, आप कार्यरत हैं समाजशास्त्र विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और साथ ही हैं डॉक्टर प्रतिमा गौड़, आप कार्यरत हैं महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आप दोनों एक ऐसे स्थान पे कार्यरत हैं और इस तरीके से आपका सरोकार रहता है एक युवा पीढ़ी से और विशेषकर लड़कियों से, युवतियों से। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर प्रतिमा आपसे जानना चाहेंगे कि आज 21वीं सदी में सन 2023 में किस रूप में आप महिलाओं को, नारियों को पा रही हैं? जी, यदि हम बात करें आज के युग की, जी, जो आधुनिकता का दौर है, इसमें काफ़ी हद तक स्त्रियां सशक्त हुई हैं। जी, वो जागरूक भी हुई हैं और तर्कशील भी हुई हैं। जी, अपने अधिकारों के प्रति जो चैतन्यता उनके अंदर आई है वो शिक्षा के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे प्रयास भी किए गए हैं, सरकारी गैर सरकारी, जी, जिसकी वजह से उन्हें अपने अस्तित्व, अपने होने, एक अलग व्यक्तित्व, एक अलग पर्सनालिटी के साथ, एक अलग विवेक के साथ, एक अलग अधिकार के साथ वे अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं। जी, और सक्षम भी हैं हर तरह के कार्यों को करने के लिए, जो कि हमारे इतिहास ने या हमारे पूर्ववर्ती समाज ने जो बैरिकेड किया था विमेन के लिए कि ये विमेन नहीं कर सकती, वो हर क्षेत्र में महिलाएं जा रही हैं। और जिस हिसाब से समाज बदला है, परिवर्तन हुआ है, उस हिसाब से गति थोड़ी कम है, लेकिन विश्वास पे दुनिया टिकी है। तो हम ये विश्वास करते हैं कि आगे आने वाले समय में महिलाएं और तेज़ी से, तीव्र गति से विकसित होंगी। बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी डॉक्टर प्रतिमा ने कहा कि विकास तो हुआ है, सोच भी बदली है, लेकिन जिस गति से अपेक्षा थी वो गति थोड़ी कम है। क्या कारण है इसके पीछे? बहुत से कारण हैं इसके पीछे, चैलेंजेस बहुत से हैं। जी। पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे, जो आपके सवाल का पार्ट है कि गति जो है तेज नहीं है। जी, तो बहुत तेज गति एक्सीडेंट को भी बुलावा देता है। जी, बिल्कुल। तो गति बैलेंस्ड हो, नियंत्रित हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और निरंतर गति से अपने गोल की ओर आगे बढ़ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, ठीक है, गति बहुत तीव्र नहीं है और उसके लिए जिम्मेदार हमारे अपने समाज और उसकी परंपराएं, उसकी रूढ़ियाँ और बहुत सी चीज़ें हैं। भेदभाव जो महिलाओं के प्रति है, हिंसा जो महिलाओं के प्रति है, ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण महिलाओं का प्रोग्रेस कह लें, उनकी उन्नति उस गति से नहीं हो पा रही है जो अपेक्षित है, जबकि प्रयास लगातार हो रहे हैं। अगर आप देखिए 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से प्रथम बार एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट होता है, विश्व के स्तर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और महिला के लिए समानता की बात की जाती है, समानता के अधिकारों को मांगा जाता है, महिला समानता की बात की जाती है बेसिकली। और 1848 से आज हम लोग 2023 में हैं और आज भी हम महिला समानता की ही बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या तो है, और इस बीच में ढेरों प्रयास हुए हैं। 1848 से लेकर 2023 के बीच में हर लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर ढेरों प्रयास हुए हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की ओर से हो। जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन बनाया गया था, ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज में लिखा गया है।
फिर हर इशू जो है महिलाओं का मुद्दा है, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं जो आप ये नहीं कह सकते कि ये महिला का मुद्दा नहीं है। ये आया, फिर हम देखते हैं सीडो आया, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, ये 79 में आता हुआ दिखाई देता है। इंडिया को अगर हम देखें तो 83 में वो रेटिफाई करता है, यानी जो भी कंट्री वो रेटिफाई करती है सीडो को, वो कमिट करती है खुद को कि हम अपने यहाँ की महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होने देंगे। उसके बाद हम देखते हैं फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी आती है, जो यूनाइटेड नेशन ने 4 विश्व स्तर के कॉन्फ्रेंस किए हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग डिक्लेरेशन, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स और अडॉप्ट करते गए हैं। तो फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी 2000 तक कैसे महिलाएं विकसित होंगी, इसके बारे में बात करती हैं। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, आने वाले समय में महिला समानता के लिए कैसे हम आगे बढ़ेंगे, पूरा विश्व कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी बात करता है। और हम देखते हैं जब कोविड-19 की सिचुएशन को हम लोग झेल रहे थे, उस समय बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के अडॉप्शन को 25 साल पूरे हुए थे। तो जितनी भी प्रोग्रेस, जितनी भी प्रगति हमने की थी महिला समानता की दिशा में, वो कहीं ना कहीं रोल बैक होता हुआ दिखाई देता है कोविड-19 के प्रभाव के तहत। तो प्रयास लगातार जारी हैं। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम लोग देख लें, वो भी जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। इनफैक्ट 17 के 17 गोल्स जो हैं वो जेंडर इक्वालिटी के साथ इंटीग्रेट किए जाते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, वो है लीविंग नो वन बिहाइंड, किसी को भी हमें पीछे नहीं छोड़ना है। तो इसी स्पिरिट के तहत हम देखते हैं महिलाओं को भी हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह समानता देने की कोशिश तो चल रही है, बट हम फिर भी इतने पीछे क्यों हैं, ये तो सोचने वाली बात है और हमें इस दिशा में भी प्रयास करना होगा। एक सीरियस सोच जो है, एक सीरियस मंथन होना जरूरी है कि इतने प्रयासों के बावजूद आज भी हम पिछड़ क्यों रहे हैं और कहाँ पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो इतने सारी बातें हैं और इतने सारे कानून हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के पीछे एक सोच है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है महिलाओं को जागरूक और सशक्त करने के लिए बहुत सारी योजनाएं काम कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही क्यों, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ क्यों नहीं? डॉक्टर प्रतिमा। देखिए, इसके अगर हम इसके पीछे के कारण की चर्चा करते हैं तो इसके पीछे जो हमारा कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक जो हमारे डोमेन है, आयाम है समाज को, समाज जिस पे चलता है उसके हमको जड़ों में जाना होगा। जैसे हमारे समाज की जो सांस्कृतिक बुनियाद है वो पैट्रियार्कल है, प्रतिसत्तात्मक है, जहाँ पे पुरुष वर्ग को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है, या जब धीरे धीरे समाज ने ये महसूस किया कि समान प्रगति के लिए एक लिंग को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, जैसा मैडम ने कहा कि नहीं छोड़ा जा सकता, तो उसके तहत जब हम देखते हैं मीनाक्षी जी, तो हम ये पाते हैं कि एक स्त्री वर्ग वो पीछे है। तो उसको लाने के लिए ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं। तो इसके पीछे उद्देश्य यही है और ये बात बिल्कुल प्राकृतिक है। ये बात प्राकृतिक न्याय के, जो नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत आती है कि जो कमज़ोर है, जो पिछड़ा है या जो पीछे कहीं छूट गया है, उसको हमको लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो ऑलरेडी आगे है वो तो आगे जा ही रहा है। तो इसी उद्देश्य से ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुष वर्ग को पीछे छोड़ दें। और जैसा आप भी ये अच्छे से जानती होंगी कि आज जो है जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, विमेन इक्वलिटी शब्द पीछे मतलब कम हो गए हैं। कहीं ना कहीं हम लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हम समानता लाएंगे तो हम किसी एक वर्ग को बहुत ज़्यादा छोड़ नहीं सकते या प्रमोट नहीं कर सकते जी। और समाज का विकास तो संतुलन में ही है। बिल्कुल। तो एक दौर रहा जब सहनशीलता, लज्जा, मर्यादा, ये नारी की पहचान, जब नारी की बात आती थी, एक महिला की बात आती थी, तो ये शब्द सहज ही अपने मनोभाव में हम सभी पाते हैं। लेकिन आज आत्मनिर्भरता, साहस, यहाँ तक कि आकाश से पाताल तक बहुत कुछ खोज निकालने का, बहुत कुछ गढ़ने का एक दुस्साहस भी है। ये पहचान नारी गढ़ रही है।
डॉक्टर श्वेता, ये जो पहचान आज हमारी बन रही है, इस पहचान के आगे और पीछे जानना चाहेंगे कि क्या अड़चनें हैं और क्या सहजताएं हैं जो है। जो शब्द आपने यूज़ किए, जी। सहनशीलता, लज्जा, महिलाओं का गहना माना जाता रहा है, और मेरा पर्सनल ये बिलीफ है कि सहनशील होना ये बुराई नहीं है, ये बहुत बड़ी अच्छाई है और बहुत बड़ी ताकत है। लज्जा ये भी अपने आप में कोई ऐसा ट्रेट नहीं है जिसे हमें पीछे छोड़ना चाहिए, क्योंकि लज्जा भी औरतों का गहना है, और इनफैक्ट हर किसी का गहना होना चाहिए, पुरुषों का भी, क्योंकि जब आप निर्लज्ज हो जाते हैं ना तो बहुत बुरी परिस्थिति होती है वो। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे शब्द यूज़ किए, और कहीं ना कहीं ये हमको इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि जब महिलाओं की हम समानता की बात करते हैं तो महिलाओं से जुड़ी हुई जो भी विशेषताएं हैं, और उसको पीछे छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्हीं विशेषताओं के साथ, मतलब हम सांस्कृतिक रूप से अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहते हुए आसमान की ऊंचाइयों को क्यों नहीं छू सकते। और आज अगर आप देखें, महिलाएं वही तो कर रही हैं। अपनी जड़ों को उन्होंने नहीं छोड़ा है, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है, और उस सारी चीज़ों के साथ जो महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हैं वो आसमान को भी छूने की हिम्मत रख रही हैं। चुनौतियां हैं, जैसा कि आपने पूछा क्या चुनौतियां हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं, और अगर हम दो मूलभूत चुनौतियों की बात करें तो वो है भेदभाव महिलाओं के खिलाफ, दूसरा है महिलाओं के खिलाफ हिंसा। जितनी भी समस्याएं हैं महिलाओं से जुड़ी हुई, ये इन्हीं दो चीज़ों से उपजती हैं, भेदभाव और हिंसा। भेदभाव जो है ये हमारी मानसिकता का पार्ट बन चुका है, क्योंकि सदियों से हमने ये देखा है कि महिलाओं को एक तरह से बताया गया है कि आप यहाँ रहिए, आप ऐसे काम कीजिए। घर उनका एरिया बन गया। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हम देखते हैं महिलाएं घरों से बाहर निकली, मतलब लोग घरों से बाहर निकले काम करने के लिए, तो महिलाओं ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। जिम्मेदारी संभालना और आपको घर में ही रहना, दोनों चीज़ें दो अलग चीज़ें हैं, एक ही नहीं है दोनों। लेकिन समाज ने ये कंफ्यूज कर लिया, इस स्थिति को देखकर ये कंफ्यूजन हो गया लोगों को कि महिलाओं को घर को ही संभालना है, जबकि महिलाएं उतनी ही काबिलियत के साथ बाहर भी संभाल सकती हैं। तो चुनौतियां जो है माइंडसेट को चेंज करना, ये जो भेदभाव जुड़ी हुई है महिलाओं के साथ, और आपको ये बताएं ये सिर्फ घरों में नहीं होता, चाहे हम हिंसा की बात करें या भेदभाव की बात करें, ये हमारे मानसिकता का इस हद तक पार्ट बन चुका है कि हम जाने अनजाने इस बात को करते चले जाते हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव भी करते हैं, उनके खिलाफ हिंसा भी करते हैं। हिंसा भी भेदभाव से कुछ खास अलग नहीं है, क्योंकि हर वो चीज़ जो मानव है और अगर हम उसको वंचित रख रहे हैं तो वो हिंसा की श्रेणी में आता है। तो ये दो चैलेंज जो हैं, ये वो चैलेंज हैं जिससे बाकी सारे चैलेंजेस निकलते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, महिलाओं का स्वास्थ्य और उसकी बात करें अगर, इनफैक्ट अभी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है 2022 की, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है, उसके हिसाब से महिलाओं का हेल्थ और सर्वाइवल जो है वो बहुत पीछे चला गया है 2021 की तुलना में। बाकी एरियाज़ में भी महिलाएं पीछे हैं, लेकिन इस सेक्टर में वो ज़्यादा पीछे चली गई हैं। एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना महिलाओं को जहाँ पर वो हिंसा से सुरक्षित रह सकें, जहाँ उनके साथ कोई भेदभाव न हो, ये आज भी मुश्किल है, ये आज भी बड़ा चैलेंज है। और ये वर्क प्लेस की बात करें, जहाँ हम जैसे शिक्षित लोग होते हैं, वहाँ भी जाने अनजाने भेदभाव होता है। क्यों? क्योंकि ये इस हद तक उनकी मानसिकता में का भाग है कि वो ऐसा उन्हें लगता नहीं कि वो भेदभाव कुछ कर रहे हैं, और न सहने वाले को ये लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये बोथ वेज है। तो इस मानसिकता को बदलना है, जिसकी शुरुआत हो गई है धीरे धीरे। अगर हम बात कर रहे थे हम अभी थोड़ी देर पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, और कैसे उसने सारे 17 गोल्स को जेंडर इक्वालिटी के साथ
अटैच किया है, इंटीग्रेट किया है। तो हम देखें अगर तो कई टारगेट्स हैं, अगर हम उन टारगेट्स को देखें तो वो अचीव नहीं हुए हैं, और अगर वो टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं इसका मतलब वो चैलेंज का पार्ट है। तो वो चैलेंजेस हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, यानी बाल विवाह, भेदभाव, ये सारे जो महिलाओं के साथ हैं इसको ख़त्म करना, हिंसा पब्लिक डोमेन में और विद इन हाउस होल्ड्स, मतलब जो प्राइवेट एंड पब्लिक डोमेन दोनों में हिंसा हो रहा है महिलाओं के साथ, उसको ख़त्म करना, संपत्ति से जुड़े अधिकार जो महिलाओं को बहुत से कंट्रीज़ में नहीं है अभी भी, वो प्रदान करना, स्कूलों तक हर बच्ची पहुंच सके इसकी कोशिश होना भारत में हो रही है। ये प्रयास कोशिश हम लोग कर रहे हैं। NEP 2020, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हर प्रयास इस दिशा में हो रहा है कि बेटियां स्कूल तक पहुंचें और वहां पर रिटेन हो। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो अपर सेकेंडरी लेवल जो है वहां पर महिलाओं की संख्या, ड्रॉप आउट रेट वो ज़्यादा है। तो NEP 2020 उसको एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहा है। तो बहुत ढेर सारे इकोनॉमिक फील्ड में आप देखेंगे लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का काफ़ी नीचे आया है। उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले ही महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो उस एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है जिसको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, यानी उनके राइट्स वहाँ पर हर समय खतरे में हैं कि उसको वायोलेट किया जाएगा। और अगर मेजॉरिटी ऑफ वुमेन उस सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसका मतलब है उनकी राइट्स को वहाँ पर सुरक्षित करना अलग तरह के प्रयासों की ज़रूरत है उसके लिए। तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट नीचे क्यों आ रहा है? हेल्थ में अभी भी महिलाएं क्यों नहीं सामने आ पा रही हैं? क्यों हम आज भी जो है फीमेल फीटिसाइड की बात करते हैं, बेटियों को जन्म लेने के अधिकार की बात करते हैं? तो ये सारी चीज़ें, हालांकि जो रिपोर्ट आए है NFHS 5 सर्वे की, हम लोगों ने पहले भी यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पे बात की है, वो पॉजिटिव जेंडर रेशियो की बात करता है, लेकिन अभी वो वेरीफाई नहीं हुआ है, वो सेंसस से ही वेरीफाई हो पाएगा। तो चैलेंजेस तो मल्टीपल हैं, हर फील्ड में हैं, घर में हैं, घर के बाहर हैं, वर्क प्लेसेस पर हैं, स्कूल में हैं, हर जगह हैं चैलेंजेस। और इस चैलेंजेस को अगर हमें ओवरकम करना है तो एक संयुक्त प्रयास की ज़रूरत है इसके लिए। बिल्कुल। और ये संयुक्त प्रयास, साझा प्रयास जो है वो समाज के हर शख्स से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री स्वयं ही क्यों ना हो। जो है आज भी इस सोच को बदलने की ज़रूरत है कि स्त्री अगर काम पे जा भी रही है तो वापस काम पे ही लौट रही है। जो है ये सोच जब तक कायम रहेगी तब तक हम समानता की बात नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर प्रतिमा, डॉक्टर श्वेता कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और आज के विषय से संबंधित आपने जो जानकारी साझा की, हमें आशा है कि हमारे दर्शक जो हमें आज देख और सुन रहे हैं उस पर विचार जरूर करेंगे कि और क्या प्रयास बाकी रह गए हैं। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। थैंक यू।